हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यतिपादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम की आमुख पटल से जुड़े हुए समस्त सुधी श्रोता बंधुओं, विद्यार्थियों, मित्रों, देवियों एवं सज्जनों, कल बृहद जातकम ग्रंथ के प्रथम अध्याय से 8 श्लोक पूर्ण हो गए थे। आज 9वां श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं। अभी राशि प्रभेदाध्याय प्रकरण चल रहा है और आज ग्रहों के जो षड्वर्ग की संज्ञा है इस पर चर्चा करते हुए राशि विवेचन को आगे बढ़ाएंगे। 9वां श्लोक है द्रेष्काण होरा नवभाग संज्ञा त्रिशांसक द्वादश संज्ञितास्य क्षेत्रं च यद्यस्य च तस्य वर्गो होरेति लग्नं भवनस्य चार्धम्। द्रेष्काण होरा नवभाग संज्ञा। द्रेष्काण लग्न का जो तृतीय अंश होता है उस तृतीयांश को द्रेष्काण कहते हैं। होरा जो लग्न का अर्धांश है, 2 भाग कर देने से 15-15 अंश की होरा होती है और द्रेष्काण का 3 भाग होता है तो 3 भाग में 10-10 अंश करने पर द्रेष्काण या कहीं दृक्काण कहा गया है। नवभाग नवांश को कहते हैं, जैसा कि कल चर्चा हो रही थी। तो नवांश में 9 भाग करते हैं और एक भाग 3 अंश 20 कला का हुआ करता है और त्रिंशांश 30 अंश को कहते हैं। इसके 5 खंड करते हैं और कुज रविज गुरुज्ञ शुक्र भागा 5 भागों में बांटते हैं। अयुज और युज के क्रम से, विषम और सम के क्रम से। ये कल इस पर चर्चा हो रही थी। इसको कहते हैं त्रिंशांश। और द्वादशांश 12 भागों में लग्न को बांटते हैं और 1 भाग 2.5 अंश का होता है। तो 2.5 अंश का होने से कुल 12 भाग होंगे और 30 अंश में बांटा तो 12 30। तो एक खंड जो होगा वो 2.5 अंशों में रहेगा। त्रिशांसक द्वादश संज्ञितास्य क्षेत्रम च यद्यस्य। और एक इसका क्षेत्र कहते हैं स्वयं का जो घर। जैसे अभी कल या परसों प्रसंग में आया था कि राशि क्षेत्र गृहर्ष भानि भवनम, राशि क्षेत्र गृहर्ष भानि भवनम एकार्थ संप्रत्यया। राशि
क्षेत्र, गृह, ऋक्ष, भव, यह सब राशि के ही द्योतक है। तो जहां क्षेत्रम, क्षेत्र कहेंगे उसका अर्थ है कि वह अपना घर, जिस ग्रह की जो राशि है उसको हम कहते हैं कि यह क्षेत्र है उसका। तो इस प्रकार से षड्वर्ग की चर्चा की गई और ये षड्वर्ग 6 प्रकार के बल प्रदान करते हैं। प्रत्येक ग्रह के अपने अपने एक एक वर्ग कहे गए। तो सभी ग्रहों के कुल 6 वर्ग हुए, लेकिन 2 ऐसा इसमें, एक तो होरा और दूसरा त्रिंशांश। होरा केवल 2 की होती है, एक होरा सूर्य की और दूसरी चंद्रमा की। तो सूर्य और चंद्रमा की होरा होने से केवल सूर्य और चंद्रमा को ही होरा का बल प्राप्त होगा। अन्य जो 5 ग्रह जिनको पंचतारा कहते हैं, उन 5 ग्रहों की फिर होरा नहीं होती। होरा में केवल सूर्य चंद्रमा को स्थान प्राप्त है। माने जितने भी ग्रह हैं नवग्रह, या तो सूर्य की होरा में रहेंगे या चंद्रमा की होरा में होंगे। और जो त्रिंशांश कहा गया, यह भी, इसमें सूर्य चंद्रमा को स्थान नहीं दिया गया। त्रिंशांश केवल 5 तारा ग्रहों को, तो 5 ग्रह, पंचग्रह माने भौमादि 5 ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन्हीं 5 को त्रिंशांश में बांटा गया। तो त्रिंशांश के क्षेत्र में सूर्य चंद्रमा रह गए और होरा में बाकी 5 ग्रह रह गए। ऐसी स्थिति में जब हम वर्ग देखते हैं, जिसको षड्वर्ग कहते हैं, तो सब ग्रहों का अगर वर्ग देखना हो तो कुल पंचवर्ग ही हो पाता है, षड्वर्ग नहीं होता, क्योंकि सूर्य चंद्रमा को त्रिंशांश में स्थान नहीं है और बाकी भौमादि 5 ग्रहों को होरा में स्थान नहीं है। तो जो षड्वर्ग कहा गया, संज्ञा तो षड्वर्ग की है, लेकिन 5 वर्ग ही ग्रहों के हो पाते हैं। तो यहां कह रहे हैं द्रेष्काण, द्रेष्काण माने तृतीय अंश, तीसरा अंश, होरा द्वितीय अंश, 2 भाग लग्न के, सब लग्न के ही भाग हैं, और नवमांश, 9 भाग, तो 9 भाग से नवांश, पुनः त्रिंशांश 30 खंड, 30 अंशों को 5 भागों में, फिर द्वादशांश माने 12 भागों में, और एक और है जिसको हम कह रहे हैं क्षेत्रम। क्षेत्र माने राशि, जो ग्रह जिस राशि का स्वामी है वह उसका क्षेत्र होगा। तो इन अगर हम 6 को लें तो इसको षड्वर्ग की संज्ञा प्रदान किया है आचार्यों ने। इसको बराहमिर विशेष रूप से कह रहे हैं, कहा कि क्षेत्रम च यद यस्य सत्तस्य वर्गो, जो जिस ग्रह का क्षेत्र है वह उस ग्रह का वर्ग कहा जाएगा। अब होरा क्या है? होरा, एक बार तो होरा शास्त्र की बात करते हुए बता दिया, होरेत्य होरात्र विकल्प में के। यहाँ पूछ रहे हैं कि आखिर में होरा फिर आप क्या समझेंगे, किसे होरा कहेंगे? तो समझा दिया, होरेत्य लग्नम भवनस्य चार्धम। होरा कहते हैं कि लग्न का जो अर्धांश है, लग्न भवनस्य चार्धम, लग्न स्थान का जो आधा है माने 15 अंश, वही है होरा। तो 15 अंश होरा कैसे होगा, ये आगे विस्तार से होरा पर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से ही द्रेष्काण पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले तो नवांश भी बताया, द्वादशांश भी बता दिया, त्रिंशांश भी बता दिया और क्षेत्र भी बता दिया, लेकिन अभी द्रेष्काण और होरा पर विस्तार से चर्चा नहीं किया। ये संकेत मात्र से आगे श्लोकों में आएगा। लेकिन अब राशियों का जो वर्गीकरण है, कौन राशि कब प्रभावी होती है, किस राशि को हम दिन बली माने, किसको रात्रि बली माने, कौन राशि शीर्षोदयी है, कौन पृष्ठोदयी है, इत्यादि बातों को आगे वाले श्लोक से समझा रहे हैं।
ये श्लोक है, 10वां श्लोक है, जिसमें रात्रियों के दिन रात्रि का विभाग किया गया है। इसको समझाते हुए आचार्य कह रहे हैं, गोजास्वी करे की मिथुना समृगा निशाख्या पृष्ठोदया विमिथुना कथितास्त एव शिरसोदया दिनबलाश्च भवन्ति ऋषिषा लग्नम समेत्युभयतः प्रचुरोम युग्मम्। अर्थ होगा एक एक का। गो माने होता है वृष राशि, अज माने मेष राशि, गोजास्वी, अश्वी कहते हैं धनु राशि को, अश्वः अस्ति अस्मिनिति, अश्वः अस्मिन् अस्ति इति। अश्व है जिसमें, जिस राशि में घोड़ा है, तो अश्वी कहा था कि अश्व जघनो, धनवी जो धनु राशि है उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो तो हाथ में धनुष लिए हुए व्यक्ति दिखाई देता है, पर जघन भाग घोड़े का है, इसलिए अश्वी का अर्थ है धनु राशि। गोजास्वी, गो अज, गो वृष, अज मेष, अश्वी धनु राशि। कर की माने कर्क राशि, और मिथुना मिथुन राशि। गो वृष अज मेष अश्वी धनु कर्क और मिथुना मिथुन, 5 राशियां। फिर कहा कि समृगा, और मृग माने मकर राशि। मकरो मृगास्य राशि का स्वरूप बताते हुए कल चर्चा हुई थी। तो मकरो मृगास्य, तो मकर राशि कहते मृग को। जहाँ कहीं भी मृग शब्द आए ज्योतिष में राशि के संदर्भ में, वहाँ मृग का अर्थ राशि मकर ही ग्रहण की गई है। तो 5 राशियां हुई, ये मकर को ले ले तो 6 राशियां हो गई। गो वृष अज मेष और अश्वी धनु, कर की कर्क, मिथुन, समृगा मकर राशियां क्या है? निशाख्या। निशाख्या माने रात्रि बली होती हैं, निशा माने रात्रि। तो ये 6 राशियां रात्रि में बलवान होती हैं, और यही राशियां, क्या हुआ भाई? देखो क्या आवाज जा रही थी? नहीं, बीच में थोड़ा व्यवधान उपस्थित हुआ। आइए हम लोग पुनः जुड़ते हैं। प्रसंग है शीर्षोदय पृष्ठोदय राशियों का। दो बातें यहाँ कही गई। एक तो जो राशियों को 2 भागों में बांटा, दिन वाली रात्रि राशियां, दिन वाली और दूसरे रात्रि वाली राशियां। एक राशि शीर्षोदय, शीर्षोदय और दूसरी पृष्ठोदय। दोनों को मिला करके भी एक राशि है जिसको उभयोदय कहेंगे। तो पृष्ठोदय राशि को कह दिया कि मेष वृष कर्क मिथुन धनु और मकर, ये राशियां ये हैं निशाख्या माने रात्रि बली, और यही है पृष्ठोदय। लेकिन पृष्ठोदय में शर्त है कि मिथुन राशि को छोड़ दिया गया। मिथुन राशि शीर्षोदयी राशि है, हाँ रात्रि बली है। पुनः जो शेष राशियां हैं, शेषा शीर्षोदया दिनबला भवन्ति। तो शेषा में कौन? सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि। ये जो 6 राशियां हैं, ये 6 बली होंगे दिन में और शीर्षोदयी कही जाएंगे। एक राशि जो मिथुन है तो रात्रि बली, लेकिन एक शीर्षोदयी है। अब बची एक राशि मीन राशि। तो मीन राशि को क्या कहें, उसको कहाँ प्रयोग करें? तो कहा कि मीन राशि ये उभयोदयी है, माने दोनों
रात्रि में भी बली रहती है, दिन में भी बली रहती है। और इसी के लिए कहा लग्नम समेत उभयतः पृथुरोम युग्मम। पृथुरोम का अर्थ होता है मछली, मछली को पृथुरोमा कहते हैं, पृथुरोमन शब्द है, पृथुरोमा झसह मत्स्य, ये अमरकोशकार ने कहा। तो जो पृथुरोम युग्मम है, युग्मम माने दोनों, दोनों में, दोनों माने दिन बली भी है, रात्रि बली भी है, और सिरसोदयी है कि पृष्ठोदयी है, तो कहा ये दोनों है, दोनों है माने उभयोदयी है। तो ये तो स्वरूप है राशियों का जो पृष्ठोदय। तो इसका अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय सिर्फ ये है कि जो रात्रि बली राशियां हैं उनका बल रात्रि में विशेष होता है। यद्यपि दिन में भी वो बलवान है तो बली रहेंगे, लेकिन कुछ विशेष असर रात्रि में रहेगा। और जो दिन बली राशियां हैं इनका प्रभाव रात्रि के अपेक्षा दिन में कुछ अधिक होता है। जहां तक सिरसोदय पृष्ठोदय की बात है, तो प्रश्नादि में सिरसोदय जो राशि होती है उनका निश्चित ही प्रभाव अधिक होता है। प्रभाव माने प्रश्न के समय में यदि प्रश्न पूछा जाए और लग्न सिरसोदयी राशि का हो तो अधिकांश उत्तर उसका हाँ में आता है, माने निश्चित ही उस प्रश्न का उत्तर फलीभूत होगा। और यदि पृष्ठोदय राशि है तो उस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक रहता है। ये बात इससे जानी जाती है। और एक बात जो कही वो ये है कि जब ये राशियां आकाश में उदित होती हैं तो जिन राशियों को सिरसोदयी कहा वो शीर्ष भाग से उदित होते हैं, और पृष्ठोदयी राशियां पृष्ठ भाग से आते हैं। मीन राशि दोनों से जुड़ी हुई आती है, क्योंकि मीन राशि का स्वरूप ही एक का मछली का पूंछ दूसरे के मुख से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको उभयोदयी राशि कहा। माने दिन बली भी है, रात्रि बली भी है, पृष्ठोदय भी है और सिरसोदय भी है। तो ये राशि का स्वरूप बताया गया। अब आगे और भी राशियों का जो संज्ञाएं की गई हैं कि कौन राशि क्रूर है, कौन सौम्य है, तो उसकी संज्ञा देते हुए आगे राशि विवेचन करते हुए 11वें श्लोक में आचार्य कह रहे हैं क्रूरः सौम्यः पुरुष वनिते ते चरागद्विदेयः रागादीसा क्रियवृषनृयुक् करकटा सत्त्रिकोणाः मार्तण्डेन्दोरयुजि समवे चन्द्रभानुश्च होरे द्रेष्काणास्यु स्वभवनसुतस्त्रित्रिकोणाधिपानाम्। अर्थ होगा क्रूरः सौम्यः, क्रूर भी होंगी सौम्य भी होंगे। कौन राशियां? क्रूरः सौम्यः। पुरुष वनिते, पुरुष राशि भी है और वनिते माने स्त्री राशि भी। और ते चरागत द्विदेहा, और इनका 3 क्रम है। चर अग माने स्थिर और द्विदेह माने दोनों। द्विदेह माने चर भी स्थिर भी, दोनों जिसमें मिले हों, अर्थात चर स्थिर और द्विस्वभाव। तो ये कैसे किस ढंग से जाने, ये सूत्रवत बात कह दिया। 12 राशियों को बस इतने में ही 3 कैटेगरी कर दी गई, 3 भागों में बांटा गया। तो कहा क्रूरः सौम्यः, ये 12 राशि क्रूर भी है सौम्य। तो कौन क्रूर कौन सौम्य? मेष राशि क्रूर राशि है, वृष राशि सौम्य, यही क्रम चलेगा। मिथुन क्रूर, कर्क सौम्य, सिंह क्रूर, कन्या मृदु या कोमल सौम्य, फिर तुला क्रूर, वृश्चिक सौम्य, धनु क्रूर, मकर सौम्य, कुंभ क्रूर और मीन सौम्य, यह क्रम चलेगा। माने क्रूर भी है, मेष क्रूर, वृश्चिक सौम्य, इस ढंग से क्रूरः सौम्य। तो क्रूर सौम्य में क्या अर्थ है, किस अभिप्राय से बात कही गई? माने जो क्रूर राशियां हैं ये निश्चित ही इनमें उत्पन्न जातक क्रूर माने कठोरता रहती है, और जो सौम्य है उनमें मृदुता रहती है। तो जो
सम राशियां हैं ये सब सौम्य हैं, जो विषम राशियां हैं ये सब क्रूर हैं। क्रूर सौम्य पुरुष वनिते, और पुरुष भी राशि है, वनिता माने स्त्री राशि भी। तो पुरुष राशि मेष पुरुष राशि, वृष वनिता माने स्त्री राशि, फिर मिथुन पुरुष राशि, कर्क स्त्री राशि, सिंह पुरुष राशि, कन्या वनिता माने स्त्री राशि, फिर तुला पुरुष राशि, वृश्चिक स्त्री राशि, धनु पुरुष राशि, मकर स्त्री राशि, कुंभ पुरुष राशि, फिर मीन वनिता माने स्त्री राशि। तो पुरुष वनिते, एक राशि पुरुष है तो दूसरी राशि वनिता माने स्त्री राशि। ये इसी क्रम से जैसे क्रूर सौम्य कहा, उसी प्रकार से पुरुष वनिता भी कहा। तो जितने विषम राशियां हैं सब पुरुष राशियां हैं, और जितनी सम राशियां हैं सब स्त्री राशियां हैं। इनका अभिप्राय है कि जो पुरुष राशि हैं ये निश्चित ही कठोर, कुछ परुष वचन बोलने वाली, अथवा इसमें पुरुषत्व अधिक है, इनमें पौरुष अधिक है, पराक्रम अधिक है। और जो स्त्री राशि हैं ये इनमें मृदुता अधिक है। ये है तो सब में सब गुण मिले, लेकिन अपेक्षाकृत, जिसको मैंने कहा था प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, कुछ अधिकता के कारण नामकरण कर दिया जाता है, बशर्ते सब में सब कुछ मिला हुआ है। वही आकाश में तारे हैं, नक्षत्र हैं, जिनसे राशियों का निर्माण हुआ। तो जब सब तारे वही हैं तो किसको पुरुष किसको स्त्री कहेंगे? तो इसको स्त्री पुरुष कहने का बस एक ही कारण है, जो मैंने शुरू में कहा था, ये सर्वत्र इसका ध्यान रखना होगा। इसी को आधार लेकर के वर्गीकरण हमारे आचार्यों ने किया है। वो क्या है? तो कहा है कि अग्नि सोमात्मकम जगत, अग्नि और सोम से मिश्रण होकर के सृष्टि चल रही है। अग्नि की भी प्रधानता है, सोम की, कहीं अग्नि की प्रधानता, कहीं सोम की, लेकिन दोनों तत्वों के मिश्रण से सृष्टि है। तब इसमें अग्नि तत्व जहाँ है वही क्रूर है, और जहाँ सोम तत्व है वह सौम्य है। जहाँ अग्नि तत्व है वह पुरुष है, और जहाँ सोम तत्व है वह है वनिता माने स्त्री राशि। फिर कहा ते चरागत द्विदेहा, ये तीन प्रकार की राशि हुई। एक चर, दूसरा अग माने स्थिर, तीसरा द्विदेहा माने दोनों प्रकार का स्वभाव, चर और स्थिर का मिश्रण स्वभाव है, उसको द्विस्वभाव राशि कहते हैं। तो ये कैसे होगा? यही क्रम चलेगा। मेष राशि चर राशि, वृष राशि स्थिर राशि, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, फिर कर्क राशि चर राशि, सिंह राशि स्थिर राशि, कन्या राशि द्विस्वभाव राशि, तुला राशि चर, वृश्चिक स्थिर, धनु राशि द्विस्वभाव राशि, मकर चर, कुंभ स्थिर और मीन द्विस्वभाव राशि। ते चरागत द्विदेहा, ये है चर, स्थिर और द्विदेह माने द्विस्वभाव। अब प्रश्न है कि राशियां तो सब, जो नक्षत्र मंडल है, प्रतीत तो सब चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ स्थिर है कुछ चल रहे हैं। तो इसको कैसे कहा कि ते चरागत द्विदेहा? इसका क्या अभिप्राय है? इसका सिर्फ अभिप्राय यही है कि चर का अर्थ है जो राशि प्रधानता जिसमें होगी। चर की प्रधानता है तो व्यक्ति प्रायः चपल स्वभाव का रहेगा, और जिसमें स्थिर राशि है, स्थिर राशि वाले प्रायः स्थिर स्वभाव के होंगे। और द्विदेहा, द्विदेहा माने दोनों मिश्रण स्वभाव। तो जो स्वभाव राशि वाले होते हैं उनमें कुछ चपलता और कुछ स्थिरता का भाव मिला हुआ रहता है। ये अनुभवजन्य बातें हैं, जिसको आधार बना करके योगज प्रत्यक्ष करने वाले हमारे आचार्यों ऋषियों ने ये फलित में इसका वर्गीकरण किया, जिसको आचार्य वराहमिहिर अपने पूर्वाचार्यों के मतों को ध्यान में रखते हुए इस राशि स्वरूप को इस प्रकार से विवेचन कर रहे हैं। आगे है प्रागादीसा।
क्रिय वृष नृयुग करकटा सत्र कोणाः प्रागादिशाः। प्राग दिशा, दिशाएं चार और चार विदिशा। विदिशा माने त्रिकोण, और चार जो दिशाएं हैं इसको दिशाओं में ही वर्गीकरण राशियों का कर रहे हैं। तो हाँ, जो प्रागादिशा इसके लिए कहा कि क्रिय, क्रिय माने मेष राशि। पूर्व दिशा की स्वामिनी है मेष राशि, वृष दक्षिण दिशा की स्वामी है, और क्रिय वृष नृयुग, नृयुग का अर्थ है मिथुन राशि, मिथुन राशि पश्चिम दिशा की, और कर्क कर्कटा, कर्क राशि है उत्तर दिशा की। पुनः ये क्रम इसी में चलेगा, इसीलिए कह दिया प्रागादिशा क्रिय वृष नृयुग कर्कटा सत्र कोणाः। चार हो गई, तो पांचवी और नौवीं। पहली राशि पांचवी राशि त्रिकोण का अर्थ ही है 1, 5 और 9। 1 मेष, 5 सिंह और 9 धनु, यही वृष आएगा। तो वृष के बाद कन्या पांचवी और मकर 9वीं। तो ये क्रम चलेगा, और इसी को लेकर के ये जो एक मिलता है प्रसिद्ध श्लोक हूड़ा चक्रम का, जहाँ कहा कि मेषे च सिंहे धनु पूर्व भागे, वृषे च कन्या मकरे च यामे, युग्मे तुलायाम जघटे प्रतीक्षाम, करकालिमीने दिशि चोत्तरश्याम। मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, मेष सिंह धनु पूर्व दिशा में, इनका पूर्व दिशा की स्वामी ये राशियां हैं। और वृषे च कन्या मकरे च यामे, वृष कन्या और मकर याम में माने यमराज की दिशा दक्षिण दिशा। युग में मिथुन, तुला याम च घटे, और घट मने कुंभ। युग में तुलायाम च घटे प्रतीक्षाम, ये पश्चिम दिशा। और करकाली मीने, कर्क अली वृश्चिक और मीन, दिशि चोत्तर श्याम, उत्तर श्याम दिशि, ये उत्तर दिशा की स्वामिनी होती हैं। इसको यहाँ आचार्य बराहमिहिर कहते प्रागादिशा क्रिय वृष नृयुग कर्कटा सत्रिकोणाः। प्रागा पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से मेष वृष मिथुन कर्क ऐसे करते चले, परिक्रमा दक्षिण की ओर से करें। तो मेष हो गया पूर्व, वृष हो गया दक्षिण, और मिथुन हो गया पश्चिम, और कर्क हो गया उत्तर, फिर सिंह पूर्व, कन्या दक्षिण। ये क्रम इसीलिए कह दिया त्रिकोणाः, त्रिकोण के क्रम से चलता है, माने 1, 5, 9। जो राशि जहां से लेंगे, जैसे मेष से पूर्व लिया और वृष से दक्षिण लिया, तो उससे 1, 5, 9 जो होगा, यही क्रमशः दिशाओं के स्वामी है। पुनः कह रहे हैं मार्तंडेन्दो रयुजि समभे चंद्रभानोस्य होरे। पूरा और देशकांड बताना भी शेष रह गया था, पूर्व में इसकी चर्चा नहीं किया, जहां षड्वर्ग की चर्चा किया था, केवल नाम कर ले लिया था कि षड्वर्ग में ये आते हैं। अब होता क्या है, होरा क्या हो किसे कहेंगे, तो इसको समझा रहे हैं। मारतंडे, मारतंड कहते हैं सूर्य को, भगवान सूर्य को। और इंदोह, इंदु माने चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा आयुज समभे, आयुज माने विषम और समभे माने सम, विषम और सम के क्रम से क्या होते हैं, चंद्र भानोस्य होरे। पहले विषम राशि में माने मेष राशि और मिथुन राशि, सिंह राशि, ये सब विषम राशियां। तो इनमें आरंभ में 15 अंश तक, क्योंकि राशि अर्धम होरा भवनस्य चार्धम होरेति चार्धम भवनस्य, ये आ चुका है पूर्व में। तो लग्न का आधा करें तो 15-15 अंश का हुआ, 30 अंश का पूर्ण लग्न होता है, ये राशि होती है। तो राशि का आधा भी, लग्न का आधा 15 अंश। 15 अंश पर्यंत पहले विषम राशि में सूर्य की होरा होगी, फिर जो दूसरी 15 अंश की होरा होगी वो चंद्रमा की हो जाएगी। ये क्रम रहेगा विषम राशि में। और सम राशि में तो पहले 15 अंश की होरा चंद्रमा की, फिर 15 अंश की होरा सूर्य की होगी। यह क्रम बना रहेगा।
होरा भी केवल इन्हीं सूर्य चंद्रमा में बटा। तो मार्तंडेन्दु रयुजि समभेद चंद्रभानोश्च होरे। होरा लग्न बनाने की जो परंपरा है, होरा वर्ग, उसमें लग्न को 2 भागों में बांटें। यदि विषम राशि है तो आरंभ के 15 अंश में सूर्य, फिर बाद में जो 15 अंश है उसका चंद्रमा होराधिपति होगा। और इन्हीं दोनों की होरा में अन्य जो पंचग्रह हैं उनकी भी होरा इन्हीं के अंतर्गत रहेगी। तो होरा जो षड्वर्ग का होरा है उसका यही वर्गीकरण है। अब द्रेष्काण भी बचा, क्योंकि षड्वर्ग तो कहाए थे और 4 वर्गों को तो बता दिया था, ये 5वां होरा हुआ। छठा त्रिकोण द्रेष्काण क्या होता है इसको बताते हुए कह रहे हैं कि द्रेष्काणा स्यु स्वभवन सुतस्त्रित त्रिकोणाधिपानाम। द्रेष्काण होता है स्वभवन सुतस्त्रित त्रिकोणाधिपानाम। द्रेष्काण जब 3 भाग में बांटते हैं तो कुल 30 अंश होता है, तो 10 अंश का 1 भाग होगा। ऐसे 20 अंश का दूसरा भाग, माने 11 से 20 तक, और 21 से लेकर 30 अंश तक तीसरा भाग होगा। 0 से 10 अंश तक प्रथम भाग रहेगा। कैसे, कौन स्वामी होगा द्रेष्काण का, अधिपति कौन होगा? तो का स्वभवन, जो राशि जहां से आरंभ हो रही है पहला स्थान तो उसी राशि के स्वामी का होगा। जैसे मेष राशि है तो 0 अंश से 10 अंश तक मेष राशि का स्वामी ही होराधिपति रहेगा। मेष में मेष है तो उसका स्वामी मंगल। और दूसरा त्रिकोण, अब 5वां और 9वां भी जो है यह भी द्रेष्काण रहेगा। इसलिए 11 अंश से 20 अंश तक का जो द्रेष्काण है वह 5वां, माने मेष से 5वां सिंह हुआ। सिंह का स्वामी सूर्य, तो सूर्य का द्रेष्काण रहेगा, सूर्य उसका द्रेष्काणाधिपति होगा। और फिर तीसरा तो 9वां होगा स्व सुत त्रिकोण। स्व माने अपनी राशि, पहला द्रेष्काण का भाग, दूसरा सुत माने 5वां भाग, और तीसरा जो है वह 9वां भाग। ये सब जगह चलेगा। जैसे वृष राशि है तो वृष राशि का अगर हमें द्रेष्काण देखना है तो वृष राशि में यदि 0 अंश से 10 अंश तक है तो वृष ही उसका स्वामी, माने प्रथम वही है, उसका स्वामी शुक्र, यह द्रेष्काणाधिपति हुआ। और फिर 11 अंश से देखेंगे और 11 अंश से 20 अंश तक, तब कन्या हो जाएगा, पंचम कन्या होगा, उसका अधिपति हो जाएगा बुध। और फिर यदि अंतिम इसका द्रेष्काण देखें वृष का तो 21 अंश से 30 अंश तक वह होगा मकर। मकर का स्वामी शनि, तो शनि द्रेष्काणाधिपति कहा जाएगा। ये प्रक्रिया 12 राशियों लग्नों में करना चाहिए। अब यहाँ तक षड्वर्ग भी बता दिया और राशियों के वर्गीकरण में कौन राशि पुरुष है, कौन स्त्री, कौन चर है, कौन स्थिर, कौन स्वभाव, कौन पुरुष है, कौन स्त्री, कौन क्रूर, कौन सौम्य, कौन दिनबली है, कौन रात्रिबली, और कौन शीर्षोदयी है, कौन पृष्ठोदयी, इतना बताया गया। ये श्लोक 11 पूर्ण हो गया। अब 12वें श्लोक में आगे आचार्य बता रहे हैं कि जो मतांतर भी है कहीं, उस मतांतर को भी उपस्थित कर रहे हैं। मतांतर ये है जो बात कही जा रही आगे, इसको आचार्य यवन ने कहा है। यवनेश्वर का ये मत है। कई लोग ऐसा आक्षेप करते हैं, विशेषकर पाश्चात्य, और अपने भारतीयों में भी कुछ लोग हैं जो सीधे स्वीकार करते हैं कि यहाँ वराहमिहिर ने अधिकांश यवन का ही मत लिया है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आचार्य वराहमिहिर ने ग्रीक शब्दों के तो प्रयोग किया है, क्योंकि ग्रीक भाषा में प्रयुक्त जो ज्योतिष के शब्द थे आदान प्रदान होते रहते थे। उन लोगों ने भी भारतीय परंपरा में या सनातन परंपरा में या हमारे भारत के ज्योतिष परंपरा में जो शब्द थे वो उन लोगों ने बिल्कुल खुलकर प्रयोग किया, और वही स्थिति हमारे भारतीयों ने उदारता दिखाई, उनके शब्दों को तो ग्रहण किया पर मतों को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया है। वराहमिहिर
बहुत स्थलों पर संपूर्ण इस बृहद जातक में कहीं अनेक जगहों पर मतभेद रखते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो कहा यवन ने ये ठीक नहीं है, उस मत का खंडन भी कर देते हैं। क्योंकि आचार्य कोई एक ग्रंथ नहीं देख रहे हैं, एक मत को नहीं मानते, वो समस्त मतों को देखा है, अपने यहाँ के ही अनेक आचार्यों को, पूर्वाचार्यों का नाम लेते हुए आदर दिया है, और पूर्वाचार्यों के मतों में कहीं भ्रम दिखाई पड़ा तो उसको भी स्पष्ट कर दिया कि यहाँ यह संशय है। अधिकांश देखने में आता है, जैसा कि भट्टोत्पल ने टीका किया, वो जातक जो सत्य जातकम था, आचार्य सत्याचार्य का मत है, उसको बराहमिहिर अधिक महत्व देते हैं। ये इस ग्रंथ से स्पष्ट आगे भी होता रहेगा। तो यवनेश्वर ने जो अपना मत रखा है होरा और द्वेषकांड में, उस बात को यहाँ आचार्य बराहमिहिर कह रहे हैं। ये श्लोक है 12वां। केचित् तु होराम प्रथमाम भपस्य वांछन्ति लाभाधिपतेर द्वितीयाम द्वेषकाण संज्ञामपि वर्णयन्ति स्वद्वादशैकादश राशिपानाम। अर्थ है केचित् तु, केचित् माने कुछ आचार्य, कतिपय आचार्य कहते हैं होरा को दो भागों में बांट दीजिए। दो भाग तो आचार्य बराहमिहिर भी कर रहे हैं, तो दो भाग में होरा बट रहा है तो ठीक ही है, यहाँ तक तो कोई मतभेद नहीं। लेकिन उनका कहना है कि प्रथमाम भपस्य वांछन्ति, पहला जो होरा हो वो उसी ग्रह, जिस ग्रह की जो राशि है, उस भ माने राशि, तो उस राशि के भ पस्प माने स्वामी, भम पाती थी भप, तो जो उस राशि का स्वामी है, उस राशि के स्वामी की पहली होरा होनी चाहिए। ये यवनेश्वर का मत है। तो होरा में दो भाग में जो 15 अंश तक जिस राशि की होरा कही जा रही है, उसी राशि का स्वामी ही होराधिपति हुआ, ये यवनेश्वर कह रहे हैं। और प्रथमाम और द्वितीयाम, दूसरा कहाँ से होरा लें, तो कहा लाभाधिपतेर द्वितीयाम, लाभाधिपति को दूसरे ले। पहली होरा तो उस राशि के स्वामी की हो गई, और दूसरी होरा हुई लाभाधिपति माने एकादश भाव का जो स्वामी होगा। भाव माने उसी राशि से जो 11वीं राशि होगी, उस 11वीं राशि के स्वामी को दूसरी होरा मानी जाए। यवनेश्वर के इस मत को आचार्य बराहमिहिर ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने यहाँ के आचार्य सत्यम का और जो हमारे यहाँ के मांडव्य आदि के वचन थे, उसी को प्रमाण मानकर, ऋषि कुमार के वचन को प्रमाण मान करके जो द्वेषकांड और होरा का वर्गीकरण किया, वह उसी रूप में किया। तो यहाँ केचित् तु कह करके यद्यपि सम्मानित भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये हमारे यहाँ की परंपरा रही कि कभी भी किसी से मतांतर भी है, मतभेद भी है, तो उस मतभेद को बिल्कुल आदर देते हुए स्थापित करते हैं। हमारे यहाँ के आचार्यों की परंपरा ही है कि उनके मतों को भी पूर्व पक्ष में रख करके उत्तर पक्ष में उसका समाधान भी कर देते हैं। ये विशेष बात हमारे यहाँ के समस्त शास्त्रों में देखने को मिलती है। फिर कहा द्वेषकांड में जो मतभेद है, वो द्वेषकांड क्या कहते हैं यवनेश्वर, तो कहा द्वेषकांड संज्ञामपि वर्णयन्ति, द्वेषकांड संज्ञा का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वद्वादशैकादश राशिपानाम। एक तो स्व 3 भाग करेंगे द्वेषकांड में, तो द्वेषकांड में पहला जो द्वेषकांड होगा वो स्व राशि का स्वामी, ये तो हमारे आचार्यों को भी मान्य है। बराहमिहिर कहते हैं यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि इसके पहले द्वेषकांड में स्वयं भी कह चुके हैं कि स्व सुत त्रिकोणाधिपति, स्व अपना और सुत पंचम और नवम को द्वेषकांडाधिपति कहा। और यहाँ कह रहा है आचार्य, जो अन्य आचार्य विशेषकर यवनेश्वर ने कहा है, तो कहते स्वद्वादशई एकादश, अपनी राशि का स्वामी द्वेषकांड में स्वामी हुआ 0 से 10 अंश तक, और फिर 11 अंश से लेकर के एकादश जो स्वद्वादशई 12वां, तो 11 से लेकर 20 अंश तक 12वें राशि का जो स्वामी होगा वह द्वेषकांडाधिपति हो जाएगा। और तीसरा 21 अंश से 30 अंश तक
तो कहा एकादश राशि पाना, 11वीं राशि का जो स्वामी होगा वह तीसरे दृष्कांड का स्वामी माना जाएगा। यह मत सर्वमान्य मत नहीं है और वर्तमान में भी ये प्रचलन में नहीं है। इसलिए जो प्राचीन आचार्यों के मत थे उसी मत को हमारे आचार्य वराहमिहिर ने स्वीकार किया और यह कह तो दिया, लेकिन मतांतर को बताना उनका अभिप्राय है, स्वयं इसको ग्रहण नहीं किया, न इसका व्यवहार करते हैं। अस्तु 12 श्लोकों की व्याख्या पूर्ण हुई। 13वां श्लोक जो ग्रहों के उच्च नीच अंश सहित कौन ग्रह कितने अंश तक उच्च रहता है किस राशि में और कहाँ नीच का होता है, इसको बताने के लिए 13वां श्लोक कह रहे हैं। अज वृषभ मृगांगना कुलीरा झस वणिजौच दिवाकरादि तुंगा 10 सिखि मनु युक तिथीन्द्रियांशैः स्त्री नवक विंशति भिष्ये ते अस्तनीचाः। अर्थ है अज, अज माने मेष राशि, ये सूर्यादि ग्रहों के उच्च और नीच अंशों को, राशियों को फिर उन कितने अंश तक रहते हैं इसको बता रहे हैं। तो सूर्य अज माने मेष राशि में उच्च का होगा और वृष चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होगा। मंगल मृग, मृग माने मकर राशि में मंगल उच्च का होगा। अंगना, अंगना माने कन्या राशि, यह बुध की उच्च राशि होगी। और कुलीरा कर्क राशि उच्च की है बृहस्पति की। झस शुक्र की उच्च राशि, झस माने मीन राशि है। और वणिजौ, वणिज कहते हैं तुला को, तो शनि की उच्च राशि तुला है। क्रमशः उच्च राशियों को बता दिया। सूर्य का अज, चंद्रमा का वृष, मंगल का मकर, बुध का कन्या, बृहस्पति का कर्क, शुक्र का मीन और शनि की तुला राशि उच्च राशि कही गई है। दिवाकरादि तुंगा, तुंग माने उच्च, दिवाकरादि सूर्यादि ग्रहों के उच्च राशियां होती हैं। फिर कहा कि कितने अंश तक उच्च होगा, तो कहा कि 10, सूर्य मेष राशि में 0 अंश से लेकर 10 अंश तक उच्च रहेगा। सिखी, सिखी माने अग्नि, अग्नि कुल 3 होते हैं, त्रयो अग्नि, त्रयो वेदा, त्रयो देवा आदि आदि 3 अग्नि भी कही गई, गार्हस्थ्याग्नि, आवाहनीयाग्नि। और ये जो 3 अग्नियां हैं, कुछ लोगों ने जाठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि आदि कहा, पर है सब 3 ही, इसलिए त्रयो अग्नि, अग्नि 3 है तो 3 का संकेत है। तो चंद्रमा 0 से 3 अंश तक उच्च का रहेगा। और मंगल तो मनुयुग कहा, मनु होते हैं कुल 14 मनवंतर होते हैं और युग माने 2, तो 2 बार 14 तो 28 अंश तक मंगल मकर राशि में उच्च का रहेगा। और फिर तिथि, तिथि, तिथि माने कुल 15, तो बुध कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च रहेगा। फिर बृहस्पति कर्क में उच्च का, इंद्रियांश, इंद्रियांश इंद्रिय 5, पंच कर्मेंद्रिय भी, पंच ज्ञानेंद्रिय भी, इसलिए इंद्रियों के लिए 5 ही संख्या कही गई। तो 5 अंश तक बृहस्पति कर्क में 0 से 5 तक उच्च के रहेंगे। और त्रिनव, त्रिनव माने 9 को 3 बार, 9 त्रिक 27, तो शुक्र मीन राशि में 27 अंश तक उच्च रहता है, 0 से 27 अंश पर्यंत। और फिर विंशति ही शनि तुला में 20 अंश तक उच्च का रहता है। ये उच्च स्थान ग्रहों के कहे गए। यद्यपि ये जो उच्च स्थान है कभी कभी परमोच्च कहीं कहीं कह दिया जाता है। ये उच्च स्थान माने पूरी राशि 0 से 10 अंश तक सूर्य का की उच्च राशि है, लेकिन जो परमोच्च है सूर्य माने सभी ग्रहों के, वो जो जो अंश बता दिए गए, जैसे सूर्य का 10, चंद्रमा का 3, मंगल का 28 और बुध का 15, बृहस्पति का 5, शुक्र का 27 और शनि का 20 अंश तक उच्च के कहे गए।
ये जो अंश कहे जा रहे हैं ये वही एक अंश परमोच्च अंश कहा जाएगा। माने सूर्य का परमोच्च 10वां अंश है, सूर्य मेष के 10वें अंश पर है तो वही परमोच्च है। 8-9 अंश परमोच्च रहे, उच्च तो है पर परमोच्च माने जहां उच्चता पहुंच करके परम पर चरम पर पहुंच गई उसके बाद उच्चता नहीं रहेगी, उसी को परमोच्च की संज्ञा दे दी गई है। तो सूर्य 10 अंश में परमोच्च, चंद्रमा 3 अंश में परमोच्च, मंगल 28 अंश में, बुध 15वें अंश में, बृहस्पति 5वें अंश में और शुक्र 27वें अंश में तथा शनि 20वें अंश में परमोच्च में रहेगा। फिर आगे कह दिया कि ते अस्त नीचाह, ये नीच के हो जाते हैं। अस्त माने 7वें, अपने स्थान से अस्त स्थान 7वें को कहते हैं। उदय लग्न को कहा जाता है और अस्त सप्तम, उदयाचल लग्न है, अस्ताचल सप्तम स्थान है। और चतुर्थ स्थान को इसीलिए पाताल कहा, दसम को आकाश कहा गया है। ये सूर्य के उदय अस्त से ही ये वर्गीकरण किया गया है। तो ते अस्त नीचाह, यही ग्रह नीच राशि के होते हैं। कब? जब अपने इसी उच्च से सप्तम में चले जाते हैं। जैसे सूर्य मेष का उच्च का है तो तुला में जब जाएगा तो नीच का हो जाएगा, और जिस राशि में उच्च का जितने अंश तक है नीच का भी उतने अंश तक रहेगा। तो सूर्य मेष का उच्च का तो तुला का नीच का, 7वीं राशि हो जाएगी, मेष से तुला 7वीं। और चंद्रमा वृष में अगर उच्च का है तो वृश्चिक में नीच का, मंगल उच्च का है मकर में तो कर्क का नीच में, बुध कन्या का उच्च का है तो मीन का नीच का हो जाएगा, मीन राशि में नीच राशि हो जाएगी। यही बृहस्पति अगर कर्क में उच्च है तो मकर में नीच का हो जाता है, शुक्र मीन में उच्च का है तो कन्या में नीच का, और यही स्थिति शनि की तुला में उच्च है तो मेष में नीच है। जैसे परमोच्च कहा वैसे परम नीच भी है अंश, परम नीच अंश भी होता है। यही अंश है जो उच्च परमोच्च बताते हैं, वही परम नीच अंश भी बताते हैं। तो ये ग्रहों के उच्च नीच विभाग कर दिया ताकि आगे आने वाले फलादेश में ग्रहों के उच्च नीच को जान करके ये हम उसका ठीक ठीक फलादेश करने में सक्षम हो पाए। अब बच गया कि अभी राशि या क्षेत्र बता दिया था, स्वगृह बता दिया, उच्च भी बता दिया, लेकिन अभी मूल त्रिकोण आदि बच गए हैं। तो मूल त्रिकोण राशियों को भी बता रहे हैं। थोड़ा वक्त है इसलिए पूरा करते हैं। ये 14वां श्लोक है। वर्गोत्तमासर्गृहादिषु पूर्व मध्य पर्यंत का शुभ फला नवभाग संज्ञा, सिंहो वृषः प्रथम षष्ठ हयांग तौले, कुंभास्त्रिकोण भवनानि भवन्ति सूर्या, कुंभास्त्रिकोण भवनानि भवन्ति सूर्यात्, सूर्य से होते हैं त्रिकोण, मूल त्रिकोण भवन हुआ करते हैं। पहले वर्गोत्तम को समझ लें, क्या है वर्गोत्तम? तो कहा वर्गोत्तमा चर गृहादिषु पूर्व मध्य, चर स्थिर द्विस्वभाव राशि पहले बताए हैं। तो चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों के क्रम से पूर्व मध्य पर्यंत गाह, पूर्व का अर्थ है पहले प्रथम, मध्य बीच और पर्यंतक माने अंतिम। तो ये कब होगा? शुभ फला नवभाग संज्ञा। जब हम नवमांश बनाते हैं, प्रथम नवमांश की चर्चा हो चुकी है पहले ही, तो नवमांश में नवभाग 3 अंश 20 कला का होता है। अब इसको स्पष्ट बता रहे हैं कि वर्गोत्तम के कब होगा? जो ग्रह जन्मांग चक्र में जिस राशि में स्थित है, अगर नवांश चक्र में उसी राशि में हो गया तो उसको वर्गोत्तम की संज्ञा दे दी गई। ये वर्गोत्तम हम आसानी से कैसे जान लेंगे? तो कहा कि अगर चर राशियां हैं तो चर राशियों का वर्गोत्तम अपनी ही राशि में होगा, प्रथम में ही हो जाएगा। जैसे
मेष का मेष ही वर्गोत्तम होगा, आरंभ ही प्रथम बिंदु होगी। कर्क का कर्क ही प्रथम बिंदु होगा, वही उसका नवांश हो जाएगा, यही वर्गोत्तम होगा। और मकर का मकर में, तुला का तुला से होगा। तो ये प्रथम बिंदु, इसी को पूर्व कह दिया। अब चर के बाद स्थिर, तो स्थिर राशियों का तो कहा मध्य भाग, माने पंचम भाग जो है वह उनका वर्गोत्तम होगा। जैसे स्थिर राशि है वृष राशि, तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या। अब ये पंचम आएगा, तो वृष से जब हम आरंभ करेंगे नवांश को, तो मेष मकर से शुरू करेंगे। मकर से जब शुरू करेंगे तो पांचवा गिने मकर कुंभ मीन मेष वृष, वही वृष का वृष आ गया। माने स्थिर में ही उसका पंचम में जितनी स्थिर राशियां हैं, चाहे वृष हो, चाहे सिंह हो, चाहे वृश्चिक हो या कुंभ हो, ये अपने नवांश में अपने से पांचवें जब भाग में होते हैं तो वर्गोत्तम हो जाते हैं। और चर राशि के ग्रह जब प्रथम अपने में ही होते हैं, जहां से आरंभ हो रहा है, तब वो वर्गोत्तम होते हैं। और दुष्भाव के लिए कहा कि पर्यंत गाह, अंतिम अंतिम माने दुष्भाव राशियों का जहां से नवांश अंत होगा, नवम भाग ही वह उस ग्रह राशि का नवांश होगा। तो इस दुष्भाव राशि में मिथुन राशि, मिथुन का अंत जो होगा वो मिथुन से ही होगा। कन्या का जो अंत होगा वह भी कन्या से होगा, और फिर धनु का अंत धनु से होगा, मीन का अंत मीन से होगा। इसलिए ये जो चर स्थिर दुष्भाव राशियां हैं, चर की सारी राशियां अपने प्रथम भाग में ही वर्गोत्तम हो जाते हैं, स्थिर राशियां अपने से पंचम में वर्गोत्तम होते हैं, और जो दुष्भाव राशियां हैं वो अंत में वर्गोत्तम हो जाते हैं। फिर कहा सिंहो वृषः प्रथम षष्ठ हयांग तौली। सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह है, सिंह मूल त्रिकोण राशि सूर्य की। वृषः वृष चंद्रमा की, चंद्रमा की वृष राशि उच्च राशि भी है और मूल त्रिकोण राशि भी है। प्रथम, प्रथम माने पहली ही, तो मंगल की जो पहली माने मेष राशि है यही है मूल त्रिकोण। और षष्ठ, षष्ठ माने छठी राशि कन्या राशि, ये बुध की कन्या राशि मूल त्रिकोण है। फिर बृहस्पति, तो बृहस्पति के लिए कहा हय, हय माने वही अश्वी घोड़ा, माने धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। फिर हयांग तौली, अंग ये जो शुक्र है तौली इसका तुला, हयांग का अर्थ है घोड़े का अंग, माने धनु राशि, धनु राशि बृहस्पति का मूल त्रिकोण राशि। और तौली माने तुला राशि, यह मूल त्रिकोण राशि है शुक्र की, पुनः शनि की। तो कुंभा, कुंभ राशि शनि की, ये क्या है त्रिकोण भवनानि, मूल त्रिकोण भवन कहे जाते हैं। और ये कौन है भवंती सूर्यात, क्रमशः सूर्य से, माने सूर्य की सिंह, चंद्रमा की वृष, मंगल की मेष, और बुध की षष्ठ माने कन्या, बृहस्पति की हयांग माने धनु, शुक्र की तौली तुला, और शनि की कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशियां हैं। यह बात 14वें श्लोक में बता करके आचार्य ने ये 14 श्लोक पूर्ण किया है। अब हम लोगों ने हर राशि के स्वामी को, उसका अपना क्षेत्र, उसके बाद प्रत्येक राशि ग्रहों की जो उच्च राशियां हैं, और हर ग्रहों के जो मूल त्रिकोण राशि है उसको जाना। इसके बाद आज यही पाठ समाप्त करते हैं। 15वां श्लोक कल आरंभ करेंगे, और संभावना है कि कल ही अब राशि प्रकरण जो चल रहा है, जिसको हम राशि प्रभेदाध्याय कर रहे हैं, पहला अध्याय कल समाप्त होने की स्थिति लग रही है। यदि नेटवर्क ठीक रहा, नेट बाधा नहीं आई, तो कल एक अध्याय पहला प्रकरण समाप्त होगा। आज का पाठ इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।
आ जाओ भाई।